नमस्कार। आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है और ख़ासकर हमारे किसान भाइयों का। आज का जो विषय हमारा है वह उत्तम आजीविका के लिए उन्नत कृषि। आज हमारे बीच में निदेशक सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर साहब हमारे पास हैं। सर, हम आपके स्वागत करते हैं। आपका ये पहला विजिट हमारे इस दूरदर्शन केंद्र में है और साथ ही साथ आप द्वीपवासियों के संपर्क पहले बार आ रहे हैं इस माध्यम के थ्रू से, ताकि आप सबके पास पहुंच जाए। तो हम आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और साथ साथ में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो द्वीप है बहुत ही एक तरह से मिनी इंडिया है। डाइवर्सिटी की कमी नहीं है यहाँ पर। प्लांट्स में, एनिमल्स में, फिशरीज़ में, इवन इंसानों में भी बहुत रिच डाइवर्सिटी है। भाईचारा बहुत ज़्यादा है और यहाँ के किसान बड़ी अच्छी खेती है। हमारा संस्थान, जो आपका संस्थान है, वो संस्थान ने काबिल तारीफ काम किया है और उस काम की वजह से हमारे किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, पोल्ट्री के सेक्टर में, फिशरीज के सेक्टर में उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। फिर आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है सर। आपने इससे आने से कबल गोवा में निदेशक के पद पर काम किया और आपने बहुत ही अच्छे काम किया। उस काम के लिए आपको आईसीआर ने फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड से नवाजा है। साथ ही साथ आपने काफ़ी एनिमल ब्रीड को रजिस्टर्ड किए हैं और हाल ही में आपने एक पैटेंट भी आपके नाम में किया है। तो सर, हम बहुत ही खुश हैं कि आप इस द्वीप में हैं, कैरी के निदेशक हैं और साथ साथ में किसान साथी आज आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए और आपसे जानकारी लेने के लिए वो उत्सुक है। तो हम चाहेंगे कि सर आप अपने विचार कि किस तरह से हमारे किसान जो आज अपने ये जो रोज़मर्रा की कृषि करते हैं उसको किस तरह से और अच्छे से अच्छी कर सके, हम आपसे सुनना चाहते हैं सर। नमस्कार। प्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में कृषि ही हमारा अर्थव्यवस्था का एक बेस है और जब हम एग्रीकल्चर बोलते हैं उसका नाम ही एग्रीकल्चर। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कल्चर इज द पार्ट। तो ये जो एक अकेला ऐसा साइंस है जो संस्कृति से जुड़ा है। तो इसे पहले आय की तरफ लोग ज़्यादा नहीं देखते थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही है, उसके हिसाब से उनको आय की आवश्यकता, आपका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यकता हो जाती है। अभी हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो एक परिषद है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वो कल अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। उसमें भी थीम रखी गई है हर मेड़ पे एक पेड़। इसका कारण आप जान जाएंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, बारिश अकालीन आ रही है, या तो सूखा हो रहा है या ज़्यादा बारिश हो रही है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड हो जाता है तो किसान है। उसकी आय में कमी आ जाती, या तो अच्छा अनाज आ जाता है, या तो ज़्यादा बीमारियां आ जाती है, या अनाज सड़ जाता है, या तो पानी कम बढ़ जाता है। और इसका सबसे पहला इफेक्ट अगर होता है तो किसान की आयु पे होता है, उसकी जीवन स्तर पर होता है। जैसा आपने कहा कि अगर उनकी जीवन स्तर में हमको वृद्धि करनी है जी, तो हमें कम से कम एक 5 बिंदु हम हमेशा पकड़ के चलते हैं। वो 5 बिंदु में काम करने पड़ेगा। जैसे हम उसके ABCVM इस नाम से देते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म। ए का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी। सबको एडवांस टेक्नोलॉजी यानी उन्नत कृषि तंत्र ज्ञान उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आ गया, हाई यील्डिंग एनिमल्स रखना आ गया, अच्छी तकनीकी लेके मत्स्य उत्पादन करना या समुद्र में जाके मछली पकड़ना आ गया। फिर उसके साथ अच्छी वाली किस्म की उन्नत खाद्य यूज करना, जैसे आजकल हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। उसके साथ हमको अच्छी प्रजातियां लानी पड़ेगी, हाइब्रिड्स लानी पड़ेगी, तब वो हो जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा जो बी है वो जनरली पॉलिसी मेकर्स की तरफ आ जाता है। बी इज फॉर बॉटलनेक रिजोल्यूशंस और रिजॉल्विंग, जो प्रॉब्लम्स पॉलिसी लेके सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाए। तीसरा आता है सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग। जो हम आजकल बोलते हैं कुशलता बढ़ाना, कुशल विकास, कौशल विकास जो हम कह रहे हैं, स्किल बिल्डिंग, स्किल इंप्रूवमेंट, कौशल विकास। तो उसमें हमको क्या करना पड़ा कि हमारा किसान काम तो करता है लेकिन उन्नत कृषि के बारे में जानकारी नहीं है। वो सुनता है लेकिन एक्चुअली करने के लिए उसको हमको कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये भी भारत सरकार ने अभी शुरू कर दिया है।
तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग हर स्टेज पे हमको करना पड़ेगा, भले ही लगाने के खेती लगाने के मामले में, हार्वेस्टिंग के मामले में, फिर पोस्ट हार्वेस्ट के मामले में, फिर उसकी पैकिंग कैसी की जाए, मार्केटिंग कैसी की जाए, इसमें भी फिर हमको उन्नत कृषि करनी पड़ेगी। तीसरा है, चौथा है वैल्यू एडिशन, जो असली में हमको मदद करेगा किसान की आय दोगुनी करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूं। जब मैं गोवा में था कि मेरे पड़ोस में एक महिला थी जो करीब 20-25 पिग्स रखती थी, 200 मुर्गी रखती थी। तो एक दिन आके उसने हमें बताया कि सर हम इतना काम करते हैं लेकिन हमें चाहे वैसा पैसा नहीं मिलता है। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? एक पिग आके वो बोलता है हमें बूचर कि इसका हम 3000 देंगे, लोग वजन लेते हैं नहीं, मतलब वजन लेके देना शुरू कर दीजिए तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उसको 500 रुपये ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, उसने समझ लिया कि अब सतर्क हो गई है। फिर 15 दिन के बाद सर 500 मिला, नहीं इसमें आप खुश मत रहिए। अभी बताइए क्या करता है वो, जाके उसको स्लॉटर करके मांस बना के बेचता है। इसमें बहुत बड़ा टेक्निक है। नहीं सर, तो ये इसमें तो हमें किसी बूचर को बुलाना पड़ेगा, तो 50,000 रुपये ले लेगा। मतलब ठीक है आप एक बार संडे में, बोले मुझे बेचने के लिए प्रॉब्लम नहीं। उसने क्या किया, एक बूचर को बोला कि 1000 रुपये देगा, अच्छा सा ड्रेस कर लिया। एंड देन शी केम आफ्टर 1 वीक, शी टोल्ड सर अभी हमको मिल गया 5,500। जब 3,000 से 5,500 उसकी आय हो गई, करीब करीब दुगनी। उसके 2 महीने के बाद मैंने बोला यार गोवा में और एक चीज़ बहुत फेमस है, जो यहाँ के लोकल के सॉसेजेस, तो क्या बना, वो तो कॉटेज इंडस्ट्री है, घर में बनाते हैं, तो उन्होंने उसमें और वैल्यू एडिशन कर दिया। और 3 महीने के बाद उसने आके बताया सर मैं अभी यही कॉटेज इंडस्ट्री लगा रही हूँ, मुझे एक पिग से 10,500 मिल गए। तो करीब करीब उसकी आय 3 गुना बढ़ गई। तो ये वैल्यू एडिशन का इंपॉर्टेंस है। अब ये यहाँ तक हम आ गए, लेकिन बहुत बार किसानों को एक दिक्कत आती है कि मार्केट कैसा करें, वो मेजर प्रॉब्लम। तो मेजर प्रॉब्लम मार्केट लिंकेज, इसमें भी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो मार्केट लिंकेज फिर और अलग अलग ये एंगल से, जैसा धान उगाते हैं MRP है, मिनिमम प्रोटेक्टेड प्राइस मिलती है, लेकिन कभी भी मंडी वाले जो मिडल मैन से वो पैसा खा जाते हैं। तो सरकार ने उसमें रिफॉर्म्स लाए हैं, अभी कानून बदल दिया गया है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी किसानों को यूजफुल होने वाली है। अगर हमें 5 सूत्री हम पकड़ लेंगे तो किसानों की आय, मैं बोलता हूँ दुगनी नहीं 4 गुना भी हो सकती है। लेकिन ये सभी चीज़ें हमको उसका पालन। तो सर आपने ये 5 सूत्री, 5 मतलब एक मंत्र दे दिया है, ABCVM, एडवांस टेक्नोलॉजी, बोटलनेक्स को रिमूव करना है, और आप कैपेसिटी बिल्डिंग है, आपका वैल्यू एडिशन क्रॉप में, जैसा आपने अच्छी एग्जांपल दिया है सुअर पालने के, उसमें जिसमें वैल्यू करके उसने आमदनी 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया है। और लास्ट मार्केटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो मार्केट का होता है वो भी एश्योर करना है, तब जाके हमारा जो मेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, एक्सेसिबिलिटी सब होता है। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये तो आज के दिन के लिए हमारा लगता है ये हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा उपहार है, ये जो आप स्थापना दिवस के जस्ट पहले दे रहे हैं, एक दिन पहले दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है सर। सर ये, और ये भारत का जो अमृत महोत्सव चल रहा है सर, इसके तहत में आपका संस्थान किसानों के लिए क्या कर रहा है सर? अभी देखिए हमें आज़ादी मिलके 75 साल हो रहे हैं। हम सब लोगों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। पहले भी किसान इंपॉर्टेंट था, आज भी किसान उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप असली में देखें, अधोरेखित कर सकते हैं हम लोग कि इतना बड़ा पैंडेमिक में बहुत सारे बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लेकिन भारत में इतना फर्क नहीं पड़ा। इसका कारण यही था कि हमारा बेस कृषि था। सभी इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन कृषि कभी बंद नहीं हुई। हमें सब्जी मिलती रही, हमें दूध मिलता रहा, और सरकार ने भी पर्टिकुलरली किसानों के लिए खुला छोड़ दिया कि आप खेती जा सकते हैं, जो खेती में जा सकते हैं। आप देख रहे हैं, जब 47 में हम अगर सिचुएशन देखें तो उस जमाने में 30% पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन से मरता था, खाने को नहीं मिलता था। इसके बाद जब पहली हरित क्रांति आ गई 70 के दशक में, तब हमने क्या कर दिया कि हाइब्रिड बीज लाना शुरू कर दिया, उसके साथ रासायनिक खादों का उपयोग शुरू कर दिया, ताकि किसी भी हालत में हमें सभी लोगों को खाने को खाना मिले। वो तो हमने अचीव कर लिया 10-20 साल में। हमारी फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, पहली हरित क्रांति, उसमें हमने सब कुछ अचीव कर लिया। अभी हम इस स्थिति में हैं कि अगर 2 साल में हम नहीं उगाएंगे तो सबको खाना मिल सकता है। इसका उत्तम उदाहरण जब पैंडेमिक हो गया, 8 महीने सरकार ने सभी लोगों को घर बैठे राशन दे दिया और हमें किसी को कमी नहीं पड़ी। लेकिन आज की स्थिति में जब देखिए, जब हम अभी वेल सेटल्ड हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी हो गई, लेकिन अभी हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सर हमें अभी थोड़ा रोकना पड़ेगा आपको, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी एक कॉलर आए, बकरी पाल रही है किसान, वो ये जानना चाहती है कि छोटे किसान, स्मॉल होल्डर के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं उनको, कि वो किस तरह से अपना ये जो स्मॉल होल्डिंग्स को कैसे उनकी आय बढ़ाए और कैसे करें? अच्छा, अभी देखिए, अगर हम भारतवर्ष की बात करें
तो 80% किसान ही छोटे फार्मर ही आते हैं। और छोटा फार्मर 1 एकड़ धान लगा के या 1 एकड़ गेहूं लगा के या 1 एकड़ दाल लगा के अपनी कमाई नहीं कर सकता। इसका रीजन ये है कि अब अगर आज मैं धान लगाऊंगा तो 4 महीने के लिए मेरे उपजीविका के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए एक ही सबसे अच्छा उत्तर है कि उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाना पड़ेगा, राइट, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स रखने पड़ेंगे। कुछ पशु रखने हैं, कुछ सब्जी रखनी है, कुछ धान रखना है, कुछ फल के पौधे लगाने, ताकि उसको हर स्टेज में कुछ ना कुछ इनकम मिल जाए। जिसके कुछ उदाहरण हमारे संस्थान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल्स किए हैं, जहां हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, अनदर और क्या उसको बोलते, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षितता और सोशल। तो जैसा हम बोलते हैं कुछ मुर्गी रखेंगे तो डेली उसको कुछ अंडा मिलेगा। जो मुर्गी नहीं रखने वाले वो गाय रख सकते हैं तो उसको डेली कुछ दूध मिलेगा। उसमें फायदा क्या होगा कि अपने जो फैमिली है उसके लिए आपको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिलेगी, खाने के लिए दूध मिलेगा या अंडा मिलेगा। जो बचता है हम बेचेंगे तो डेली कुछ ना कुछ इनकम मिलेगा। उसके बाद हर 15 दिन में आपके कुछ इसके पौधे हैं, केले के पौधे हैं, एक निकल आएगा बंच तो आपको 200-400 रुपये मिलेंगे। बगल में अगर आप मुरिंगा के या कुछ ऐसे स्टिक्स ये पौधे हैं, आपको सब्जी भी मिलेगी। आप डेली तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, आप वो बेच भी सकते हैं, पैसा भी मिलेगा। जब मुरिंगा कट करोगे वो खाद के स्वरूप में आप खेती में भी डाल सकोगे। अगर छोटा सा पॉन्ड रखेंगे तो घर के लिए मछली भी मिल सकती है। इमरजेंसी के लिए वो पानी यूज करके हम खेती को पानी भी दे सकते हैं। इस तरह से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, और उसमें और दूसरी एक चीज़ है, हमेशा देख लीजिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जब तक आप कोई पशुधन नहीं रखेंगे, भले मुर्गी रख लीजिए, भले सुअर रख लीजिए, या तो मुर्गी रख लीजिए, या तो बकरी रख लीजिए, या गाय पाल लीजिए। जैसे ये जो जानवर है हमको एटीएम की तरफ काम करते हैं। जैसा बकरी की याद आपने बताया इसलिए बताया, हमारे पास बहुत ऐसे किसान हैं जो 5-6 बकरी पालते हैं। अगर किसी के बच्चा को स्कूल में कुछ फीस देनी है, एक बकरी बेच देगा तो उसको 1000-2000 मिल जाएंगे आराम से स्पेयर करने के लिए। जी सर। किसी की जब शादी होती है तो 2-4 बकरी बेच के वो 50 से 60 उनकी मतलब आमदनी हो जाती है। तो इट वर्क्स लाइक एटीएम, जब भी चाहे बेच सकते हैं क्योंकि छोटा पशु है और वो छोटा एरिया में खा के अपना ग्रेजिंग करके बच भी सकता है। तो सर ये ऑल टाइम मनी है सर। ऑल टाइम मनी है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैन बी द ओनली सॉल्यूशन फॉर द फार्मर्स। ये एक सुविधा हो जाएगी और ये आइलैंड के लिए भी यही एक है और आइलैंड और कोस्टल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा यही चलेगा क्योंकि यहाँ हर चीज उगाई जा सकती है। यहाँ बहुत बड़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। राइट सर। हमारे यहाँ जो किसान है सर, उनके पास एक छोटा सा तालाब होता है, एक नारियल का पेड़ होता है, सुपारी है उनके पास में, मुर्गी है और आपका बकरी है जैसे हमने कहा था। इस तरह के उनके पास सब कुछ है, बस एक अच्छा से इंटीग्रेशन होना ताकि वो रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम थोड़ा सा शास्त्रीय एंगल देंगे, साइंटिफिक एंगल देंगे, जो है चीज हम उनको हमेशा नया चीज डालने के लिए नहीं बोल सकते हैं। जो उनके पास है उसी को थोड़ा सा परिवर्तित करके उसको साइंटिफिक एंगल देकर हम उसका बढ़ोतरी करेंगे उसकी आमदनी में, तो वो अच्छा सा मॉडल चल जाए। तो आपने वही कैपेसिटी जो सी बताया, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी, कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा संस्थान आपके लिए 24 घंटे खुला है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे केवीके के स्टाफ, जो भी एक्सटेंशन वर्कर्स है, ये बहुत ही कोऑपरेटिव है। उनको जब किसान आता है आनंद हो जाता है। हम आपको जो भी मॉडल चाहिए दिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर लगता है तो आपकी जमीन पे आके वहाँ भी हम आपको गाइडेंस कर सकते हैं। तो कृपया इस चीज़ का आप लाभ उठाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप खेत से मतलब आप लैब से लैंड भी जाएंगे और लैंड से फिर लैब में भी लेके आना चाहते हैं। तो ये बहुत ये तो हमारे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही इसका उनका भी एम है सर। और इसको ऐसे उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम भी चलाया, जैसे आप कहते हैं कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, और का बहुत सा प्रोग्राम चल रहा है सर। तो इसके बारे में आप अपने विचार बताना चाहेंगे सर? अभी देखिए, जैसा मैंने पहले बोला कि जब हमने पहली हरित क्रांति की 70 के दशक में, तब हमारा जो गोल था, जो लक्ष्य था कि सभी लोगों को खाना खिलाना है। अभी हमारा लक्ष्य बदल गया है क्योंकि अभी हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। अभी हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है जी। अभी हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ देखना जरूरी है और सरकार ने इस तरफ से देखना शुरू भी कर दिया है। सरकार की जो पूरी स्कीम्स है बहुत सोच समझ के बनाई गई है। हमने रासायनिक खाद डाल के हमारी जमीन इतनी खराब कर दी, जिसे मृदा, हम जिसको माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो उसके लिए भी सॉइल हेल्थ कार्ड की सिस्टम शुरू हो गई। मेरे हिसाब से भारतवर्ष में हर जगह सॉइल टेस्टिंग शुरू हो गया है। जैसा हमारा कार्ड हेल्थ कार्ड बनता है उसका सॉइल का हेल्थ कार्ड बन गया। तो उसमें क्या कमी है पता चलेगा। जो आवश्यकता है उतना ही उर्वरक डालना है, खाद उसमें डालना है, इसके लिए हमको एडवाइस मिलना शुरू हो गया। उसके हमने मैप्स बना दे डाले, जिसको हम फर्टिलिटी मैप्स कहते हैं। दूसरा था बोलते चलो हमें अभी मृदा की पता चल गई, लेकिन पानी की कमी है।
हम बहुत जगह देखिए बहुत बार पानी वेस्ट भी होता है, बहुत बार पानी भी कम पड़ता है। तो उसके साथ प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरा स्लोगन शुरू कर दिया, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। उसके लिए फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आ गई, जिसमें माइक्रो इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से, स्प्रिंकलर से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, आजकल जलवायु परिवर्तन जो हम बोल रहे हैं उसमें डिजास्टर आने शुरू हुए, जैसे कहीं सूखा पड़ता है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में होले पड़ते हैं और किसान का बहुत नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ों में नुकसान अगर होता है तो किसान का होता है। इसलिए उन्हें फिर क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम आ गई, जिसमें समझो कुछ हो भी गया तो इंश्योरेंस से उनको पैसा मिल जाता है। सर आपको मैं थोड़ा चाहता हूँ कि एक कॉलर है सर। ठीक है, तो बताएं। हाँ हेलो। हेलो, आप बताइए, आपका नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही है? जी मेरा नाम इलिकांत है, मैं नॉर्थ अंडमान से बोल रहा हूँ, दिल्लीपुर से। अच्छा, नमस्कार, बताइए। हाँ जी सर, मैं जानना चाहता सर, ये जो सुपारी है ना अंडमान निकोबार में होता है जी, ये अधिक से अधिक बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, तो उससे जो बनता है वो चीज अगर वही अंडमान में अगर उसका कुछ फैसिलिटी हो तो उससे लोगों को कुछ रोजगार मिल सकता है। ठीक है सर। आपका प्रश्न तो बहुत सही है। वो बाहर क्या बनता है हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो ड्रेजरी हम बोलते हैं आजकल, कि अगर जी। पेड़ पे चढ़ के किसी को उतारना है तो उसी में एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेड़ चढ़ेगा, दिन में जी, थक जी। जाएगा। तो हमें पहले यांत्रिकीकरण, जो मैकेनाइजेशन बोलते हैं, एक सूत्री में ये भी आता है एडवांस टेक्नोलॉजी में। अगर उसके आजकल मशीन बनी है कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं, मशीन ऊपर जाके आपका बंच निकाल के नीचे ले आएगा। जी जी। उसके बाद दूसरी चीज बनती है कि आप जो सुपारी में यहाँ देखता हूँ सब महिलाएं बैठ के चाकू से दिन में 10 किलो या 5 किलो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करती है और उसको 200 रुपये मिलते हैं। उसकी मशीन बन गई है जो हमारे मेनलैंड में बनी है, हमने इस्तेमाल भी की है, जिसका सर्टिफाई हमने सर्टिफिकेशन दिया था कि 1 घंटे में 1 टन सुपारी साफ होकर बाहर आ जाती है। तो जो आपका मजदूर है दूसरे काम के लिए खाली हो जाएगा। जी। अगर इस तरह से हम पहले सुपारी का भी ये परिवर्तन कर देंगे तो आधी वैल्यूएडिशन इसी में हो जाएगी, आपकी आमदनी यही बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में हम तकनीकी क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। वो चीज़ जो आप बोल रहे हैं बहुत सही है। यहाँ भी अगर कुछ फैक्ट्री लगानी है तो उसके बारे में हम सोच सकते जी हैं। जी जी। ये पॉलिसी मैटर है अंडमान में। रोजगार का सुविधा होगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम पहला सवाल कंटिन्यू कर लेते हाँ हैं। सब बताइए। तो जब हरित क्रांति पहले हो गई तभी दूसरी क्रांति हमें दूसरी हरित क्रांति आ रही है, लेकिन उसका जो स्वरूप होगा वो अलग होगा। जैसे देखो अभी हमारी श्वेत क्रांति हो गई या धवल क्रांति हम जो बोलते हैं। हाँ। अभी हम दुनिया में सबसे नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। दूसरी चीज नील क्रांति, हाँ। या जिसको हम ब्लू रेवोल्यूशन Blue बोलते revolution हैं। हमारा मछली का उत्पादन इतना बढ़िया है कि दुनिया में 2 नंबर पे आते हैं। अभी तीसरी क्रांति भी हम करने के पीछे पड़े हैं। हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है खाद्य तेल की, इसके लिए येलो रेवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। तो ये सब जो रेवोल्यूशन है इसके साथ अभी हम लोग ज्यादातर ऑर्गेनिक की तरफ जाने का सोच रहे हैं, जो यहाँ का भी एक वैशिष्ट्य है, क्योंकि अंडमान की जो खेती है ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है ऑर्गेनिक है। तो जब अब ऑर्गेनिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी कठिनाई भी आ सकती है। तो वो सब सॉल्व करने के लिए हमारा संस्थान अभी काम कर रहा है। जी। इसमें भी अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो हम देख, जैसा ऑर्गेनिक में अगर आपको यूरिया नहीं यूज करना है, कोई भी खाद नहीं यूज करना है, हाँ, तो हमको ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करना पड़ेगा। जिस बहुत सारी चीज, जैसे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, पंचगव्य। वर्मी कंपोस्टिंग बना सकते हैं, पंचगव्य है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पेस्ट के लिए भी कुछ ऑर्गेनिक जैसा नीम ऑयल है राइट सर। या गोमूत्र के साथ कुछ आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऐसी चीज यूज करना पड़ेगा। बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज करना पड़ेगा। वो भी यूज करना पड़ेगा। अभी बहुत बार ये होता है कि हम पंचे गेहूं डालते हैं या हमारा वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, लेकिन बहुत बहुत फास्फोरस का प्रॉब्लम आता है, पोटाश का प्रॉब्लम आता है। सर तो आपको इसके लिए भी रोकना चाहूंगा सर, अभी Please. कॉलर आपसे कुछ सवाल पूछना था। Please. हाँ तो बताइए, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम कमल हल्दर, मैं डिगलीपुर से। ओ कमल जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि सर ने हम इतना देर तक प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर अभी हम लोग कैरी जब यहाँ पे डिगलीपुर में उनका एक ऑफिस था तब हम लोगों का गायत्री बोल के एक धान दिया था, लेकिन अभी वो तो पुराना हो गया। और ये साल सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो बीजा लेके धान लेके आया था वो सर हम लोग लेने का लायक नहीं था। तो आप सर बोल रहे हैं कि हम लोग को आगे बढ़ना है, इनकम डबल करना है। तो अगर डिपार्टमेंट भी हेल्प नहीं करेगा, ये मधुपुर में रविन्द्र पुलिस सारा डिपो में अभी भी धान पड़ा हुआ है,
हम लोग दूसरा जगह से खरीद के हम लोग किया। अगर इस तरह करेगा तो फार्मर सर आगे कैसे बढ़ेगा? चलो हाँ, सर, आपकी ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन में बता दूं, अगर आपको सीड चाहिए धान का, जी आप कल भी आके हमसे ले सकते हैं। हमारे पास हमारा जो वैरायटी बना है उसका धान है। जी। और एक सवाल सर कि डिगलीपुर में सर पहले सर आपका ऑफिस था, यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड में सर आपका डिगलीपुर में टोटल अंडमान निकोबार का 60% डिगलीपुर में हम लोग खेती करते हैं। लेकिन पहले सर यहाँ पे आप लोग का साइंटिस्ट वगैरह सब यहाँ पे आता था, हम लोग का जो जो परेशानी है सभी देखता था। लेकिन आज आपका जो सर ऑफिस बना हुआ है वो नॉर्थ मिडिल अंडमान में बना हुआ है सर। हमारा यहाँ से करीबन आपका 150 किलोमीटर दूरी में है, तो हम लोग को जाने आने में बहुत तकलीफ होता है। तो इसलिए सर फार्मर का ओर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि डिगलीपुर में सर पहले जिस तरह ऑफिस था, एक ऑफिस यहाँ पे सर खोले तो अच्छा रहेगा हमारा ये। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, ऑफिस खोलना तो एक फिजिकल चीज हो जाएगी, कमरा बन जाएगा। उससे अच्छा क्या होता है, हर बार साइंटिस्ट आपके पास आने की वजह, कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि किसान भी हमारे संस्थान में आके देख ले और आपका असली जो प्रॉब्लम होगा वो टैकल करने के लिए हम हमेशा के लिए आपके साथ हैं। अंतर बहुत कम होता है, अंतर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जैसे मैं अभी भी आपको बता दूं, सुबह या शाम मेरे पास बहुत किसानों के गोवा के फ़ोन्स आते हैं। फ़ोन पे भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ऑफिस खोलना ये हमारे बस की इसलिए बात नहीं होती कि आजकल मैन पावर बहुत कम हो गया, लेकिन आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व करने के लिए खाली ऑफिस होने से बात नहीं हो सकती है। आप हमारे पास आइए, अगर पॉसिबल हो जाएगा, गवर्नमेंट से सेपरेट ग्रांट मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन एक कोविड की वजह से ना सर हमारा डिगलीपुर से सर पोर्टलर जाने में बहुत सर तकलीफ है। जमीन सर को पता है सर, हम लोग नॉर्थ अंडमान सर बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, यहाँ से पोर्टलर जाने में हमारा बहुत खर्चा है। और सर बस गाड़ी वगैरह भी नहीं ठीक मिलता। है, हम बताना चाहते हैं सर हाँ, कि क्योंकि ऐसे में चाहते नॉर्थ हैं गोवा कि में हाँ आपके असल में एक प्रयास से वो चाहते हैं कि अगर एक और केवीके का थ्रेशोल्ड वहाँ खुल जाए सर, क्योंकि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ तो वो उसके प्रयास बाद- आपका हाँ, हमारे इसके लिए प्रयास तो हमको करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करना जी सर, पड़ेगा। आप- जो प्रपोजल होता है वो तो लोकल से आना पड़ेगा। हम और भी मेन जो हमारा आईसीआर है जी। दिल्ली में, कृषि अनुसंधान परिषद, उनके साथ हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक का जो उनका पॉलिसी है हर जिले के लिए केवीके दिया जाता है। राइट। तो उसके हिसाब से हमारे पास अभी 3 केवीके 3 जिले के हैं। जिले के। लेकिन अगर एरिया ज्यादा बड़ा है तो हम प्रयास तो कर सकते हैं कि एक जिले के लिए 2 मांग कर सकते हैं। हम आश्योर नहीं कर सकते, प्रयास जरूर करेंगे आपके लिए। That's true, सर। सही बोले सर आपने, बड़ी सर असल में क्या है ना कि साहब वहाँ पर एग्रीकल्चर का हब है, टोटली हमारे वेजिटेबल्स वगैरह ऐसी जगह तो होना नॉर्थ चाहिए। अंडमान से आती हैं सर। और ठीक है, अभी पेंडेमिक की वजह से सब प्रॉब्लम हुआ है, और ऐसे नहीं, हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट जितने भी है अच्छे प्रयास करते हैं, और कैरी के साथ में भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है उनका। तो सर आप जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, आप कहते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ही एक सोल्यूशन है हमारे इस द्वीप समूह के लिए। तो सर आप ये है फ्यूचर आपका, और आप इसको क्या रूप में आप करना चाहते हैं इसको सर? मैं असली में अगर आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी जमीन है, ये बहुत जो इलाका है इतना बढ़िया है। तो द्वीप समूह को जो मेरा सपना मैं बता सकता हूं आपको कि एक द्वीप समूह जो है ये सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है दुनिया का। इतनी प्रजातियां यहाँ वनस्पतियों की, प्राणियों की, मछली की मिलती है। और अगर हम जब जलवायु परिवर्तन की भाषा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सफरिंग होगा तो यहाँ होगा। तो इसका जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वो काम अच्छा हो जाए, ताकि दुनिया में सबसे बड़ा अगर एग्रो इको टूरिज्म का कोई स्पॉट हो तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बन सकता है। और वो सबसे बड़ा टूरिज्म होगा जो एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड होगा, जो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज वो दिखा के हम लोगों को बता सकते हैं ये हमारा असली कल्चर है। एक दूसरी चीज, इस द्वीप समूह को मैं, जैसा ये आप लोग किसान भाई सब बातें बता रहे हैं, कि मैं चाहता हूं बहुत सारी चीजें मेनलैंड की जो आती है वो आना बंद हो मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट बने। हर चीज में अगर हम अपनी चीज पैदा करें तो हमारे आधी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जैसा अभी एक हमारे मित्र ने, किसान मित्र ने कहा, बहुत सारा हब है, वहाँ सब्जी बन सकती। हम इतनी सब्जी उगाना चाहिए कि जो पूरे द्वीप समूह को होनी चाहिए। वो बनाने के जो वर्मी कंपोस्ट वो भी हम यही बनाना चाहिए। ये जब हो जाएगा तो हमारा सपना खत्म अच्छा इस तरह से हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम किसानों की आय दोगुनी करके की बात कर रहे हैं, ये जो वातावरण है, यहाँ के जो मसाले आते हैं उसकी एक अलग खुशबू होती है।
आई वांट, जो मेरी इच्छा है कि ये द्वीप समूह सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब बने ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, जिसमें हाई वैल्यू स्पाइसेस, हाई वैल्यू फ्लावर्स और स्पेशलिटी फ्रूट्स जो यहाँ बन सकती है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती है, तो आमदनी भी बढ़ेगी, सेल्फ सफिशिएंसी बनेगी और अपने आप किसान भाइयों का जीवन स्तर बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा बात बताया आपने सर। आपका जो विजन है ये जल्द से जल्द कामयाब हो सर। हमारे किसान साथी इस चीज़ के लिए बहुत वेट भी कर रहे हैं आपका, और आप उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक प्लान्स लेके आए हैं। एक और कॉलर है सर हमारे बीच में, प्लीज बताइए। हेलो। हाँ हेलो, बताइए, आपको आपका नाम बताइए। जी मैं वंडूर से सविता बोल रही हूँ। अच्छा वंडूर, नमस्कार, सर बताइए। अभी ऐसा है कि हमारा बगीचा है और अभी तक हमने खेती की शुरुआत तो नहीं की है, हमें जैविक खेती करनी है। तो उसके लिए हमें ना जो है मिट्टी का परीक्षण करना था कि इसमें कौन सा खेती ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना का वजह से तो सारा बिजनेस तो बंद हो गया ना सर। तो हमें मिट्टी का परीक्षण करना था जिसकी पता चल जाए कि हम कौन सा खेती करें जिससे हमें लाभ हो सके। हम कहाँ पे जाके मिले, किससे संपर्क करें? आपके पास कोई संस्थान नजदीक में है, केवीके या कोई? अगर नहीं तो आप भी मिट्टी लेके हमारे संस्थान पे भी ला सकते हैं, हम टेस्टिंग करके दे सकते हैं आपकी मिट्टी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप जैसा कि निदेशक महोदय ने कहा है कि आप हमारे केवीके जहाँ पर जैसा कि वो रहते हैं वो सीपी घाट में केवीके है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज कैरी में आके हमारे संस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ एनआरएम है, वहाँ पर दे सकते हैं। और मिट्टी का सैंपल कैसा लेना है उसकी ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं आपको, कि कैसा सैंपल कलेक्ट करना वो भी बहुत जरूरी होता है, तो वो भी हम ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं। अगर आप मिट्टी ला के देंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं है अगल बगल में जो भी कोई आपके पास केवीके है या कोई एग्रीकल्चर संस्थान है या डिपार्टमेंट के कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उनकी मदद से आप मिट्टी का सैंपल हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसकी पूरी जानकारी करके आपको दे देंगे। तो सर आपने बहुत सी जानकारी दी है और बहुत कुछ बताया है आपने, और हमारे किसान साथी जो भी दूर दराज में सुन रहे हैं उन्होंने वो भी सुन के उनको भी अच्छा लगा, और कुछ नए नए चीज़ अब आते रहेंगे। और आज के दिन जो आपने बताया कि सर कि कैसा वो ABCVM जो आपने 5 सूत्री कार्यक्रम की तरह बताया है, जो 2021 से चालू हो रहा है, समझ लीजिए सर ये एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं इसको एक बार और बताना चाहता हूँ सर कि आपकी इजाज़त से ए तो एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, B आपकी जितने भी बोटलनेक्स है प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करना चाहिए, और C आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, एक स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होना चाहिए। आपका V हो गया उसमें वैल्यू एडिशन, कोई भी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है, और मार्केटिंग एक बहुत अहम रोल होता है। तो ये पांचों चीज़ को आपको अपने पास रखना है। और आपने बड़ी अच्छी बात है कि कल ICR जो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च अपना स्थापना दिवस मना रहा है, और जिसमें हर मेड़ पर एक पेड़ की थीम से वो कर रहा है, जिसमें आपने सबको अवगत भी कराया है और बताया कि किस तरह से आपके संस्थान से लेके रीजनल स्टेशन मिनीकॉय वहाँ तक ये कार्यक्रम कल चलेगा। तो इसमें भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी हमारे वैज्ञानिक के थ्रू से, हमारे कृषि विज्ञान की तरफ से भी। तो सर आपका इस और कुछ आप हमारे किसान साथी को बोलना चाहते हैं तो आपकी तरफ से सर, आपके संस्थान की तरफ से मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। ये सभी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, 5 सूत्री कार्यक्रम है या उत्थान है, एक उन्नत कृषि है, ये तभी पॉसिबल है, तभी हो सकेगा जिसमें सबका योगदान आना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं, हम सब लोग अगर कोऑर्डिनेट करेंगे, लाइन डिपार्टमेंट्स जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, या फिर वित्तीय संस्था होती है जैसे बैंक्स है, नाबार्ड्स है, या स्थानीय संस्था जो होती है जैसे ग्राम पंचायत है, ये सभी लोग अगर हम मिलके करेंगे तो बिना सहकार नहीं उद्धार। हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा और हमारा उद्देश्य हम जरूर पा लेंगे, इसकी मुझे खातरी है, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। तो जैसा आपने सर इंटीग्रेशन में बात किया था, आपने कोऑर्डिनेशन में भी सारा इंटीग्रेशन को लाई कि बिना उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है सब कुछ को साकार करने के लिए, आमदनी को डबल करने के लिए, और आने वाले दिनों में हमारे किसान के जो फेस है उसमें एक स्माइल लाने के लिए जो हम लोग को जो अपना कर्तव्य है वो करने के लिए आप। तो सर आप हमारे इस स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और एक बार और आपको पूरे दीप समूह के किसान की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AI रोड, दिनानीपुर, हेडो पोस्ट 744102 पर संपर्क कर सकते हैं, या तो आप मेल भी कर सकते हैं hopddkportblair@gmail.com। और अभी आपने देखा था कि निदेशक महोदय हमारे डायरेक्टर कैरी बात करते थे, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं थ्रू फ़ोन या थ्रू ईमेल ID। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार। नमस्कार।